अब आपको एनसीईआरटी ने लिखी है दो बातें। ईआर जो है वो दो तरह के आपको पढ़ना है, एक जिसके सरफेस पे राइबोसोम हो उसको कहेंगे कौन, आरईआर। जिसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, एसईआर। अब बताइएगा आरईआर और एसईआर में 10 बातें हम यहाँ दोनों मिला के देखेंगे। आरईआर के सरफेस पे राइबोसोम होगी, यहाँ पर क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट। अब राइबोसोम है तभी तो सरफेस कैसी है, रफ है। यहाँ राइबोसोम नहीं है तभी तो सरफेस कैसी है, स्मूथ। राइबोसोम एब्सेंट। अब राइबोसोम को जोड़ने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है, उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है राइबोफोरिन। तो पूछेगा राइबोफोरिन प्रोटीन कहाँ मिलेंगे, राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन विच फॉर्म, आरईआर, क्योंकि इसका काम होता है एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम विथ ईआर। और राइबोफोरिन प्रोटीन दो मिलते हैं, एक 1 और 2, और ये एक तरह की क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। जिसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है वो राइबोफोरिन प्रोटीन रखेगा नहीं, राइबोफोरिन प्रोटीन कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब फंक्शन बहुत आसान है, एनसीईआरटी ने इस पे क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे पूछा जाता है, हमें फंक्शन बताते चलिएगा। बताइए, पूछेगा लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कौन सिंथेसाइज करेगा, एससीआर, एकदम सही बच्चे। पूछेगा लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कौन करेगा, तो जाइएगा कौन सा, एससीआर। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करेगा, आरईआर, जिसके सरफेस पे राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो एनसीईआरटी में है बट समरी में आपको बताने हैं, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस कौन करेगा, एससीआर। ग्लाइकोजन क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। तो आपसे पूछेगा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस कौन करेगा, तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस करने का काम किसका होगा, आपको एससीआर का। पीछे लिखा है कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, आपको जो है ये सब आपको कौन बनाता है, ईआर। अब ईआर में स्पेसिफाई नहीं किया बट आपको निकालना होगा। हाँ, अगला स्टेरॉयडल हार्मोन कौन रिलीज करेगा, एससीआर, क्योंकि स्टेरॉयड जो है वो आपको जैसे कोलेस्ट्रॉल किसके है, फॉर्म ऑफ डिराइव्ड लिपिड है, तो पूछेगा स्टेरॉयडल हार्मोन, हार्मोन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाएगा। अब एनसीईआरटी ने तो इसको लिखा ही नहीं बट पूछा है क्वेश्चन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएगा आरईआर, ये याद रखिए कौन बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ये पूछा है किसमें, नीट 2015 में। मैंने बताया था या तो 13 से नहीं तो कम से कम 15 से आप अपने जो है PYQ जरूर बनाइए। 13 से नीट इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले नीट नहीं था, यह PMT होते थे, हर स्टेट की अलग PMT होती थी, वेस्ट बंगाल का अलग, बिहार का अलग, आपको जो है हर स्टेट का, यूपी का अलग। लेकिन अब जो है सबको नीट 2013 में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप कम से कम 13 या 15 से पेपर जरूर बनाएंगे, क्योंकि 15 से पेपर रिपीट करता है। अगर 10 साल का पेपर बना लेंगे तो 20% क्वेश्चन तो एकदम रिपीट हो जाएगा। अब बताइएगा लाइसोसोम के एंजाइम कौन बनाएंगे, आरईआर, क्योंकि एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर, ये बनाएगा लाइसोसोमल एंजाइम। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम यहाँ पर लिख ले, जो एनसीईआरटी में है वो तो है ही, जो नीट में पूछा जा चुका है। जैसे नीट में पूछा जा चुका है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग रिड्यूस बाय एससीआर। कोई अगर आप टॉक्सिक ड्रग ले लेते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को कौन रिड्यूस करता है, एससीआर। तो ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, देखिए एग्जामिनर बहुत तेज होता है, क्या करता है, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा मैच द फॉलोइंग, उसमें 3 मैच देगा एनसीईआरटी से, एक क्वेश्चन दे देगा बाहर से। अब उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मतलब आपको ये समझाना कि आपका क्वेश्चन छूटे, उस 3 मैच से भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट चौथे में दे देगा आपको ऐसा नाम जो एनसीईआरटी में है ही नहीं।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शंस के देने के बाद भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई एनसीईआरटी से 3 ऑप्शन मैच कर रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन होगा उससे चौथे ऑप्शन की हमें जरूरत नहीं होगी। तो बहुत सारे बार ऐसा किया है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो भी दे दिया है, बट आपको गेस करना होगा वो कहाँ से दिया है। जैसे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एग्जाम का क्वेश्चन है बट एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जाम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। पूछेगा लाइसोसोमल एंजाइम कौन बनाता है, तो आपको कोरिलेट करना होगा, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर एंड प्रोटीन बनाने की क्रेडिट किसके जाएगी, आरईआर। अब हमें बताइए 3 कंपोनेंट्स में पूछेगा आरईआर मेनली किससे बना होगा, 3 से आरईआर मेनली किसका बना होगा, जिसके पास राइबोसोम है और वो कौन है, सिस्टर्नी। पूछेगा एसईआर मेनली किसका बना होगा, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है। तो 3 बातें हमने देखा आरईआर में कि आरईआर के सरफेस पे राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम की प्रेजेंस के का आपको में हेल्प कौन करता है, अब टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल राइबोफोरिन। और 3 फंक्शन हमने देखी आरईआर की। एग्जामिनर पूछेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेसिफाई आरईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए आरईआर, लाइसोसोमल एंजाइम आरईआर। पूछेगा एसईआर क्या करता है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजेन के सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन फॉर्मेशन एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अब कुछ की फैक्ट्स हम लिखेंगे ईआर में 4 और 5, फिर आ जाएंगे किस पे, गोल्जी पे। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में उसको देखना है। हाँ भी लिखेंगे, अभी सब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, लीजिए मसल्स कंट्रैक्शन। अब खुश, मसल्स कंट्रैक्शन, ये हो गया। अब हम आपको स्पेसिफाई करके कुछ और बातें ईआर में बताते हैं, फिर ईआर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो बैलेंस है। जैसे आप बैलेंस डाइट के रूप में भोजन करते हैं ना, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए क्या कंपोजिशन, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। बैलेंस डाइट की प्रपोर्शन होती है 3/5, 1/5, 1/5, यही होता है ना। सब ज़्यादातर रोटी चावल ही खाते हैं, है ना। फिर फैट का परसेंटेज, फिर प्रोटीन का, है ना। क्योंकि प्रोटीन की डिग्रेडेशन हमारे लिए टफ होता है, वो नाइट्रोजनस कंटेंट्स रिलीज करता है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन यूरिक एसिड डिपोजिट्स करेगा, यूरिया की परसेंटेज बढ़ा देगा, है ना। तो हमारा बैलेंस डाइट ये होता है। उसी तरह जितने भी हम नोट्स लिखा रहे हैं, आइदर उस सेल वॉल का हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो या प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े, वो बैलेंस है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है, वो कंप्लीट होगा। जैसे आज जितने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पढ़ाएंगे उतनी पढ़ लीजिएगा, तो कभी कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम का छूटेगा नहीं। क्लियर। तो ईआर से इतना लिख लिए। अब ईआर से कुछ बातें जो नीट के एग्जाम में पूछी जाती है वो लिखेंगे, फिर ईआर के बाद आ जाएंगे गोल्जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखिए कुछ बातें और, लिखिए 4 या 5 बातें और लिखिए, कंप्लीट हो जाएगा। पहले की फैक्ट्स एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, आरईआर आर रिच इन cell involved in protein synthesis and secretion। अब यहां पर पूछेगा कि सेक्रीशन में तो मेन रोल किसका होता है, गोल्जी का, बट सर्टेन पार्ट या सर्टेन सेक्रीशन कौन कर सकता है, ईआर भी कर सकता है। अब दूसरा आपको बताना है ईआर ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल्स के ईआर को क्या कहेंगे, ईआर ऑफ मसल सेल्स इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बच्चे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एकदम सही, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पूछेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस फॉर्म की ईआर है, एसईआर। एकदम सही। दूसरा, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ईआर ऑफ नर्व सेल। जितने आज तक पूछे गए हैं ईआर से हम सब आपको बता दें। ईआर ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड, एकदम सही, इसको नीसल्स ग्रैनुल्स कहते हैं। और नीसल्स ग्रैनुल्स का कंपोजिशन नीट में पूछा गया है, बताइए नीसल्स ग्रैनुल्स की कंपोजिशन कौन सा, हाँ आरईआर प्लस राइबोसोम, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आरईआर प्लस राइबोसोम। ये नीट में पूछा गया था कि नीसल्स ग्रैनुल्स जो ईआर की फॉर्म है नर्व सेल में, उसका कंपोजिशन क्या है, तो दिया था आरईआर प्लस राइबोसोम ऑप्शन। नेक्स्ट एक और, बस ईआर कंप्लीट। ईआर ऑफ आई, आई या रेटिनल पिगमेंटेड सेल में जो ईआर होगा क्या कहेंगे उसको,
ये दो तो पूछ दिया, अब ये दो पूछेगा तो हाँ, इसको कहते हैं हम लोग नाम देते हैं माइलॉइड, और ये एक फॉर्म की क्या है SCR है। अभी आपने देखा था इसके पास सिस्टर नहीं, आपको ट्यूबल्स ज़्यादा होते हैं, है ना। इतनी बातें अगर आपको ER में याद है तो ER से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आइए गोल्जी, तो 3 लाइन और लिखना है कि RER किस में रीच होते हैं, RER रीच होते हैं किस में, आपको जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस करे और किस में इन्वॉल्व होगा, सेक्रीशन में। और अगर ये क्वेश्चन आएगा सेक्रेटरी सेल में ज़्यादा कौन होगा तो गोल्जी। सेक्रेटरी सेल रीच आपको रीच इन विच ऑर्गेनल्स, तो कौन सा जाएगा, गोल्जी। मेन फंक्शन सेक्रीशन का किसका होता है, गोल्जी का, क्योंकि ER एक ही डायरेक्शन में सेक्रीशन कर सकता है, बट आपको जो है आप ट्रांसपोर्ट, गोल्जी दोनों डायरेक्शन में करता है, इसलिए मेन सेक्रेटरी सेल पूछा जाएगा तो। बट प्रोटीन का सेक्रीशन कुछ हद तक कौन कर सकता है, ER कर सकता है। तो आपको ये लाइन लिखा है, इसका मतलब सर्टेन पार्ट ऑफ सेक्रीशन में इन्वॉल्व ER भी होंगे, बट मेन फंक्शन सेक्रीशन का किसका होगा, गोल्जी का। पूछेगा सेक्रेटरी सेल आर रिच इन, गोल्जी। तो अब आइए दूसरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट्स, नाम क्या है, गोल्जी। अब ER सबको कंप्लीट हो गया। अब बताइए अगर एग्जामिनर पूछे लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा तो कौन जाइएगा। NCERT ने तो पीछे लिख दिया अपने समरी में, NCERT की समरी की लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है क्या, ER क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और बनाता है क्या, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, सब लिखे हुए। तो लाइपोप्रोटीन की फॉर्मेशन कौन करेगा, प्रोटीन जब आ गया तो कौन जाइएगा, RER। प्रोटीन आ गया तो प्रोटीन बनाने का काम किसका होगा, RER का। प्रोटीन से रिलेटेड वर्ड किसके होंगे, RER। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस, SCR। स्टेरॉयडल हार्मोन या स्टेरॉल की फॉर्मेशन, SCR। स्टेरॉयडल हार्मोन आप पढ़ते हैं ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एर्गेस्ट्रॉन, ये सब क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। आप अलग अलग तरह के हार्मोन पढ़ते हैं, पेप्टाइडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस, एस्ट्रॉल के सिंथेसिस कौन करेगा। तो 2 लाइन लिखा समरी में, बाकी लाइन लिखा कहाँ, यहाँ, तब मिला के, और जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है वो सब इंक्लूड कर लेना है। इतने हो गए। अब इतनी बात पर याद रहेगा तो ER से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। क्लियर हो गया। मतलब बैलेंस फॉर्म में पढ़ना है। बायो में आप कितना भी ज़्यादा पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, कितना भी कम नहीं पढ़ना है, बस जितना लिखाया गया इतना पढ़िए। इतना पढ़ लीजिएगा तो किसी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आइए दूसरा, कौन सा, गोल्जी। तो ER क्लियर हो गया। अब आइए गोल्जी, एकदम आपको बैलेंस फॉर्म में नोट्स तैयार करने। ये कंप्लीट हो गया तो फिर आपसे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं, तो आप आसानी से 360 में 360 हर टेस्ट में ले आइएगा। गोल्जी को 5-6 नाम से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस नाम में ही आपको फंसा देगा एग्जामिनर। हमें 3-4 क्वेश्चन तो हम यहीं से पूछ लेंगे आपको। हमने कहा ना बायो में कुछ नहीं बदलता है तो नाम ही बदल देता है। बोलिए, AC ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत है। ये लीजिए, ये है ना तो आप लोगों को तो पहले से पता है। हाँ, ये किसका है, ये नहीं, उससे तो गर्मी बढ़ जाएगी। हेलोजन लाइट की ज़रूरत नहीं है, और वैसे ही लाइट जैसा ही है। हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, एक नाम होता है डिक्टियोसोम और एक नाम होता है लाइपोकॉन्ड्रिया। अब ये हमें 5 नाम हमने लिखा, हमें बताइए। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसके लिए होगा, फॉर ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी। ये 3 नाम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी। और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में गोल्जी कहाँ मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी इज अ फीचर ऑफ एनिमल सेल। ये वर्ड यूज करते हैं फॉर स्कैटर्ड गोल्जी। और स्कैटर्ड गोल्जी आपको कहाँ मिलता है बच्चे, प्लांट्स में और फंगस में।
प्लांट्स में भी मिलता है और कहाँ मिलता है, फंगस में। बट फंगस में एक ही कंपोनेंट्स होता है, केवल कौन, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी भी एक होते हैं, इसलिए यूनिसिस्टर्नल गोल्जी कहते हैं। फंगस में भी स्कैटर्ड मिलता है, बट यहाँ पर कौन से होते हैं, यूनिसिस्टर्नल गोल्जी। यूनिसिस्टर्नल गोल्जी क्वेश्चन बनाने के समय पूछेगा कि यूनिसिस्टर्नल गोल्जी इज अ फीचर ऑफ विच सेल, फंगस। और लाइपोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, टोटल गोल्जी ऑफ सेल। जैसे आपसे पूछेगा स्कैटर्ड फॉर्म के गोल्जी ज्यादा होते हैं या ऑर्गेनाइज्ड, कौन ज्यादा होते हैं, मतलब आपसे पूछेगा एनिमल सेल के पास ज्यादा गोल्जी होंगे या प्लांट सेल के पास, किस में ज्यादा होंगे, जो स्कैटर्ड फॉर्म की गोल्जी होती है उसके नंबर अधिक होते हैं। तो टोटल गोल्जी ऑफ द सेल क्या कहलाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया। टोटल गोल्जी ऑफ सेल, एक सेल में जितने गोल्जी है, जैसे 20 to 40 गोल्जी ऑफ द सेल, तो 40 के 40 को हम एक टर्म में इंडिकेट करेंगे, कौन सा, लाइपोकॉन्ड्रिया। तो 5 हमने नेम लिखा रिलेटेड टू गोल्जी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी को क्या कहते हैं, तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूछेगा। हम स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहाँ मिलता है, प्लांट्स में और फंगस में। फंगस की गोल्जी के लिए क्वेश्चन आता है यूनिसिस्टर्नल गोल्जी। और पूछेगा टोटल गोल्जी ऑफ द सेल, लाइपोकॉन्ड्रिया। यहाँ एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है बच्चे, एनसीईआरटी ने लिखा है गोल्जी किसने खोजा, कैमिलो गोल्जी। तो लिखा है कैमिलो गोल्जी ऑब्जर्व डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर। अगेन रेटिकुलर कहने का मतलब नेटवर्क लाइक। बायो में फिक्स होता है, एनुलर मतलब रिंग, आपको रिंग लाइक, रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक, स्केलीफॉर्म मतलब लैडर पैटर्न्स में हर वर्ड का मतलब फिक्स होता है। एक जगह जहां रेटिकुलर आएगा मतलब नेटवर्क लाइक। तो इसको भी लिखा है कैमिलो गोल्जी ऑब्जर्व डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस एंड कॉल इट गोल्जी। अपने नाम पर क्या कहा है इसको, गोल्जी। तो गोल्जी नाम इसके डिस्कवरर की नेम की बेसिस पे ही है। अब गोल्जी भी हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट्स रखता है, सिमिलर टू डेट ऑफ ईआर। ईआर में 3 थे, इसमें एक और बढ़ जाएंगे, कौन से, गोल्जियन वैक्यूल। क्लियर। अब ईआर के कंपोनेंट्स आइए यहाँ, सॉरी गोल्जी के कंपोनेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखें दूसरा।